कैसे हो? हम क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे थे. क्वाड्रिलेटरल्स की 3-4 वीडियोस मैं आपको दे चुकी हूँ एंड वी वर डूइंग एक्सरसाइज 8.1 एंड वी हैव डन टिल 5th क्वेश्चन. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने पहले दिए, 4th एंड 5th क्वेश्चन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिए एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 6th क्वेश्चन. बच्चों कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन पे पूछिए मुझसे या मेरे इंस्टा अकाउंट में पूछिए जाकर मुझसे. इंस्टा अकाउंट का नाम है maths.star. वहाँ पर भी आप DM कर सकते हो मुझे अपना कोई भी डाउट. I will surely explain your doubt. Okay, so my question is question number 6 of exercise 8.1 today, and which says diagonal AC of a parallelogram ABCD. This is ABCD parallelogram और इसका जो diagonal AC है वो bisect कर रहा है एंगल A को, है ना. यानी एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल मेरे को गिवन है. लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, साथ साथ लिखेंगे. ठीक है, गिवन में क्या है, angle 1 is equal to angle 2. Okay, now show that it bisects angle C also. That means हमें ये शो करना है कि angle 3 is equal to angle 4. ये 2 प्रूव में आएगा. Also we have to show ABCD is a rhombus. अब ABCD को rhombus शो करने के लिए भाई पैरेललोग्राम और rhombus में क्या डिफरेंस है. पैरेललोग्राम में only opposite sides are equal and rhombus में all 4 sides are equal. So to prove this parallelogram to be a rhombus, I will have to prove that all the sides of this parallelogram are equal. Then only it will become a rhombus. So I have to prove AB is equal to BC is equal to CD is equals to D. Right? Now अब हम क्या करें, देखो अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब हमारा AB जो है वो CD के पैरेलल है. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल बिकॉज एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल. AC इज अ ट्रांसवर्सल क्यों? क्योंकि ये मेरा DC रहा, ये मेरा AB है और ये मेरा ट्रांसवर्सल हो गया और ये मेरा एंगल 2 है और ये मेरा एंगल 3 है. तो क्या एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल नहीं होगा? होगा ना, ऑल्टरनेट एंगल्स. तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके, नाउ एंगल 1 विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल 4. वाई? क्योंकि AB जो है जो AD है वो मेरा BC के पैरेलल है एंड अगेन AC इज द, ये जो देखो ये AD जो है वो BC के पैरेलल है एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल. तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 4. क्या है ट्रांसवर्सल? फिर से AC इज द ट्रांसवर्सल. इतना समझ आया? ये तो गिवन वाली पार्ट चल रहा है अभी. ठीक है, ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये भी गिवन है क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है. देखो अब जब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, लेकिन आपस में ये LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगी ना. तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 विच प्रूव्स माई फर्स्ट पार्ट विच इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. नाउ आई हैव टू प्रूव ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. अब ये देखते हैं ये कैसे करेंगे हम. इसके लिए हम लिखेंगे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, गिवन है. एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के भी इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स. तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4. जब एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया तो दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड. अगर हम इस ट्रायंगल को नोटिस करें, इस वाले ट्रायंगल को, तो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. जब एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगी. तो AB विल बी इक्वल टू BC. ये मेरा क्या है, C. ठीक है, बट जो AB है वो तो CD के इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो देयरफॉर AB BC CD तीनों आपस में इक्वल हो गए. AB BC CD. बट BC तो इसके इक्वल था, बट BC तो AD के इक्वल था, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. ठीक है, तो देयरफॉर चारों साइड्स इक्वल हो गई. AB BC CD DA चारों की चारों साइड्स इक्वल हो गई. और जब चारों की चारों साइड्स इक्वल हो गई तो ABCD इज अ rhombus. Hence proved. So this is our next question which is very simple. This says ABCD is a rhombus. तो मैं ABCD को एक rhombus बनाती हूँ पहले. ये हो गया
ABCD। आगे क्या बोल रहे हैं वो? शो दैट द डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, यानी एंगल A जो AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी और एंगल C को भी। ये यानी टू प्रूव में आ गया कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये प्रूव करना है मुझको। और वो मेरे को बोल रहे हैं डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है, अभी करते हैं वो वाला पार्ट। पहले हम इतना पार्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैं डायगोनल BD बना दूंगी तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, तो वो अभी मैं नहीं बना रही, ठीक है। तो डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं पहले, ओके। अब प्रूफ, अगर मैं ट्रायंगल ये वाला ले लूँ और ये वाला ले लूँ, अब क्यों ले रही हूँ? एवी नहीं ले रही, पहले सोचना चाहिए कि हम क्यों ये वाले ट्रायंगल्स ले रहे हैं, कैसे, क्योंकि मुझको एंगल 1 और एंगल 2 CPCT से प्रूव करने होंगे। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी तो मेरे CPCT से प्रूव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 के लिए मैं क्या करूँगी, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी, तो AC विल बी इक्वल टू AC कॉमन, राइट। AB इज इक्वल टू AD। क्यों है AB इज इक्वल टू AD? भाई ये तो रोम्बस है, चारों साइड्स इक्वल है ना। तो AB इज इक्वल टू DC लिखो, AB इज इक्वल टू AD लिखो, बात एक ही है ना। साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, राइट। अब BC इज इक्वल टू DC, एक साइड इस ट्रायंगल के लिए नहीं है, एक साइड उस ट्रायंगल के लिए नहीं है, एंड द सेम रीजन विल बी देयर। सो बाय SSS congruency triangle ABC will be congruent to triangle ADC। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4 बाय CPCT। अब मैंने क्या बोला था कि हमें ये भी प्रूव करना है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज D, ठीक है। उसके लिए मैं एक और BD बना लेती हूँ यहाँ पर। चलो, डायगोनल मैंने BD बना लिया और अब मेरे को प्रूव करना है कि 5 इज इक्वल्स टू 6 एंड 7 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 5 इज इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8। अब हम क्या प्रूव करेंगे, कौन से ट्रायंगल्स पिक करेंगे? अब हम ट्रायंगल्स करेंगे ट्रायंगल ABD। हमें साफ पता चल रहा है क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ABD में 7 आ रहा है और ट्रायंगल BCD में 8 आ रहा है, ट्रायंगल ABD में 5 आ रहा है और ट्रायंगल BCD में 6 आ रहा है। तो यहाँ पर सिमिलरली लिख सकते हैं हम, सिमिलरली वी विल प्रूव triangle ABD to be congruent to triangle BCD, and therefore angle 5 is equals to 6 and angle 7 is equal to 8 by CPCT. Hence proved. So this was a very simple question. Question number 8, which is somewhat similar to question number 6 and 7. 6, 7, 8 ना तीनों related है questions. मतलब घुमा फिरा के वही सब कुछ करना है हमको। क्या बोल रहे हैं वो, ABCD is a rectangle। तो हमने एक ABCD एक rectangle बना दिया, देखो। अब इसमें क्या है, डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है पहले से ही A और C को, यानी ये जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। तो मैं गिवन में लिख देती हूँ, मैंने टू प्रूव पहले ही लिखा हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और टू प्रूव क्या है कि ABCD इज अ स्क्वायर, यानी ABCD स्क्वायर है, तो दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि चारों की चारों साइड्स इक्वल है। एक्चुअली स्क्वायर के लिए प्रूव क्या करना होता है, स्क्वायर के लिए ये प्रूव करना होता है कि चारों की चारों साइड्स इक्वल है प्लस ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अब ऑल एंगल्स 90 तो है ही ना इसमें, क्योंकि ABCD रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में भी चारों एंगल्स 90 होते हैं, ये चारों एंगल्स 90 के तो है ही हैं, वो प्रूव करने की जरूरत है नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या प्रूव करना है कि चारों साइड्स इक्वल है, राइट। तो चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगी, देखो हमें दिया हुआ है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, बट एंगल 1 तो हमारा किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, 1 2 के इक्वल है और 1 4 के भी इक्वल है। ये देखो 1 2 के इक्वल है और 1 4 के भी इक्वल है, तो दैट मीन्स ये LHS LHS सेम है, तो इसका मतलब एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। और अगर इस ट्रायंगल में एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है तो AD विल बी इक्वल टू DC, तो दैट मीन्स AD विल बी इक्वल टू DC, साइड्स ऑपोजिट टू
equal angles are equal. ठीक है, तो अगर अब AD DC के इक्वल हो गया, अब मैं ये लिख सकती हूँ बट DC तो AB के इक्वल था. क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल होती है ना, DC AB के इक्वल है. तो इसका मतलब AB, AD और DC तीनों आपस में इक्वल हो गए. ठीक है, लेकिन जो AD है वो तो BC के इक्वल है. क्यों है? अगेन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चारों की चारों साइड्स इक्वल हो गई. AB, BC, CD, DA, और चारों की चारों साइड्स इक्वल हो गई. रेक्टेंगल वैसे ही है, चारों के चारों एंगल्स 90 के हैं ही हैं, तो इसका मतलब ABCD क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया. ABCD इज अ स्क्वायर. एंड माई नेक्स्ट पार्ट इज टू प्रूव BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D. उसके लिए मैं एक डायगोनल फिर से कंस्ट्रक्ट करती हूँ, और यहाँ पर मुझे प्रूव करना है कि 5 इज इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8. ठीक है, इसके लिए मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने वाली हूँ. क्या? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगी? ये वाली. देखो, अब तुम खुद सोचो कि अगर मुझे 5 इज इक्वल टू 6 और 7 इज इक्वल टू 8 प्रूव करना है, तो मुझे कौन से ट्रायंगल्स पिक करने हैं? 5 इज इक्वल टू 6 और 7 इज इक्वल टू 8 के लिए CPCT से प्रूव करना है. कौन से ट्रायंगल्स पिक करने पड़ेंगे? ये वाले ADB. इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BDC. क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि एंगल 5 इस वाले ट्रायंगल का हो गया, एंगल 6 उस वाले ट्रायंगल का हो गया, एंगल 7 इस वाले का, एंगल 8 उस वाले का. ठीक है, तो इन दोनों में अब AD इज इक्वल्स टू BC लिख दो, AB इज इक्वल्स टू CD लिख दो. क्यों भाई? ऑल साइड्स आर इक्वल. अब तो ये स्क्वायर बन गया. और अगर नहीं भी लिखना तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल लिख दो. रेक्टेंगल तो है ही है ना. ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. और हमारा क्या हो गया, BD इज इक्वल टू BD कॉमन है ना. तो देयरफॉर बाय SSS ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDC. और जब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैं लिख दूंगी एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8 बाय CPCT. अब देखा आपने, मैंने क्या बोला था कि जो 6, 7, 8 है, तीनों के तीनों आपस में रिलेटेड है. ये क्या था प्रूफ? फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो हमने प्रूफ किया, वो सारा कुछ मैंने 6th और 7th में कर तो दिया था, है ना. तो घुमा फिरा के वही सब कुछ हो रहा है. ओके, so this is next question, which is question number 9. This is the figure given in your NCERT book and हमारे इसके 5 पार्ट्स हैं. ठीक है, दिखने में बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बट है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो. इन पैरेललोग्राम ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है बाहर वाला. ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें DP BQ के इक्वल है. मार्क कर लेते हैं क्या इक्वल है. ये जो DP है ना, ये वाली चीज़, ये BQ के इक्वल है ये. ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? APD कहाँ पर है हमारा? ये रहा, ये देखो APD किसके कॉन्ग्रुएंट है? CQB के, यानी ये वाला. ठीक है, यानी ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है. बड़े इजीली हमको रीजंस मिलने वाले हैं. देखो, इन ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट APD एंड ट्रायंगल BQC. मैंने बाकी चारों पार्ट्स नहीं पढ़े अभी, हम धीरे धीरे प्रूव करेंगे ना. पहला पार्ट पढ़ा, पहला पार्ट प्रूव करते हैं. APD और BQC. देखो, DP और BQ तो पहले से ही गिवन है ना. तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो ही गया, फर्स्ट रीजन ये तो हमारा गिवन हो गया. अब देखो, जब मेरा बाहर वाला APCD एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड जो तो पैरेललोग्राम तो इक्वल होते हैं, तो फिर BC इज इक्वल टू AD होगा ना, है ना. तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट. अच्छा, एक और चीज़, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल नहीं है. बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल रख देते हैं. नहीं, ठीक है. जब ABCD एक पैरेललोग्राम है इस तरह से, दिस इज ADBC, ABCD एक पैरेललोग्राम है और ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये वाला एंगल यानी एंगल 1 इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा? एंगल 2 के होगा ना. एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2. क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स भाई, ये और ये तो पैरेलल है ना पैरेललोग्राम में.
ठीक है। तो मैंने क्या क्या यूज़ करा, मैंने यूज़ किया ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, तो मेरा क्या हो गया, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BQC। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, AP इज इक्वल टू CQ। अब AP तो इस वाले ट्रायंगल में लाई कर रहा है जो मैंने ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है AP, और CQ इस वाले ट्रायंगल में लाई कर रहा है, तो AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT हो गया। AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT, है ना। अब हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट विच इज ट्रायंगल AQB और ट्रायंगल CPD। ट्रायंगल AQB मार्क करते हैं हम, ये रहा ट्रायंगल AQB और ट्रायंगल CPD लिखे, विच इज पार्ट नंबर थर्ड इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, ठीक है। अब फिर से वही चीज, BQ और DP फिर से इस ट्रायंगल में भी लाइक कर रहे हैं, BQ और DP इस ट्रायंगल में भी लाइक कर रहे हैं जो कि हमारा गिवन था। AB इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। जैसे मैं पिछले वाले पार्ट में चल रही थी वैसे ही इस पार्ट में चल रही हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हम ये वाले एंगल्स ले लेते हैं, एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 विच आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो हमने क्या क्या यूज किया, एक तो ये साइड, एक ये एंगल और एक ये साइड। तो अगेन बाय SAS हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, और जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा नेक्स्ट पार्ट भी हो गया, AQ इज इक्वल टू CP, क्योंकि AQ जो है वो हमारा इस ट्रायंगल में लाई कर रहा है और जो CP है वो मेरा इस ट्रायंगल में लाई कर रहा है। तो देयरफॉर AQ इज इक्वल्स टू CP बाय CPCT। Okay, now here comes the most important part which is APCQ is a parallelogram। अब APCQ कहाँ पर है देखते हैं। देखो APCQ is a parallelogram। अब मेरी बात सुनो, हमने सेकेंड पार्ट में प्रूव किया था AP is equal to CQ, ये प्रूव किया था, है ना। यानी दिस ये वाली साइड इज इक्वल्स टू ये वाली साइड प्रूव किया था। यहाँ पर हमने फोर्थ पार्ट में प्रूव किया AQ इज इक्वल्स टू CP, यानी दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो ये मान लो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। जब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो क्या ये पैरेललोग्राम नहीं है? ऑब्वियसली APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं क्या लिखूंगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन APCQ is a parallelogram because opposite sides are equal. So hence we have completed today 4 questions. Question number 6, 7th, 8th and 9th, and we are left with only 3 questions in this exercise which are 10th, 11th and 12th. Okay, which I will be explaining you in my next video. Okay बच्चों, अब मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि कोई भी डाउट है you can ask me in comment section or you can go to my Insta account maths.star where you can DM me। कोई भी डाउट है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है from any chapter, कहीं से भी कुछ भी पूछना है you can ask me over there. Okay, thank you so much.